बच्चों आज हम बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट और कक्षा 12 के लिए विशेषकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ है। इसको ध्यान से आप सबको समझना है कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ ही समय बचा है। जब आप बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो ये प्रूफ आपका कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसको रिवीजन की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको प्रूव करना है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, इस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। हमने ये जो बनाया है आपका, ये जो बनाया है ये हमने क्या बनाया है, गोलीय पृष्ठ बना हुआ है। और कैसा पृष्ठ बना हुआ है ये गोलीय पृष्ठ, एक अवतल पृष्ठ बना हुआ है। आपके सामने S1 और S2 एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है। और कैसा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है। अब आप क्या देख रहे हो, इधर पूरा जो माध्यम इसको क्या मान लिए हैं, ये वाला जो माध्यम है सघन माध्यम है और इसको हमने क्या माना है, अपवर्तनांक N2 माना है। इधर जो है क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा और इसका अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया है, N1 मान लिया है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। यह क्या है, इसका ध्रुव है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण चल रही है। अब एक प्रकाश की किरण चल रही है, किस कोण पर चल रही है, मान लिया अल्फा कोण पर चली है। अब आप जानते हो कि इसको जाना किधर चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण सदैव सरल रेखा में गति करती है। परंतु जब हमने आपको अपवर्तन बताया था तो बताया था कि जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश की किरण या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास जाएगी। पास कब आती है, जब माध्यम सघन होता है, और दूर कब जाती है, जब माध्यम विरल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण देखो इधर जाना चाहिए था, परंतु हम क्या करेंगे, इस पर एक अभिलंब खींचेंगे और ये अभिलंब खींचेंगे और इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके। तो ये प्रकाश की किरण देखो, इस पर हमने एक अभिलंब खींचा है, ये अभिलंब खींचा है और इसको जब अभिलंब खींच दिया तो ये है तो अभिलंब के पास जाएगी, मतलब ये इस तरीके से निकल चली जाएगी। और इसको जब डॉट डॉट करके यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण, मतलब इसका इमेज यहाँ मिलेगा। इस वाले कोण को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। इस वाले कोण को हमने क्या मान लिया, गामा मान लिया। और इस गोलीय पृष्ठ जहां पर A है, इस पृष्ठ से क्या किया है, अभिलंब खींचा है। वो अभिलंब क्या खींचा है, AM खींच लिया है, जिसकी ऊंचाई सपोर्ट दैट हमने क्या मान लिया है, H मान लिया है। अब आप सब जानते हो कि वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, -u हो जाएगी। इमेज और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, -b हो जाएगी। C फॉर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, -r हो जाएगी। ये चीज आप सबको पता चल गया चित्र से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। अब आपको हमने कई बार बताया है कि जितना आपको चित्र में लिखा हुआ मिले उतना ही आपको क्या करना है, थ्योरी में लिखना है। जितना आप चित्र में देखें उतना ही आपको थ्योरी में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो समय होगा पेपर में वो लिमिटेड होगा और उस लिमिटेड समय में सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम सार्थक जो थ्योरी होगी उसको लिखेंगे। क्या लिखना है, जितना चित्र में दिखे उतना ही लिखना है। जैसे माना S1 P S2 ऐसे हमने बनाया था इस तरीके से, ये S1 था, ये S2 था और यहाँ पर ध्रुव था, ये P था। तो जो S1 P S2 है ये क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। और कैसा गोलीय पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है। तो वही मैंने लिखा है, माना S1 P S2 एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। गोलीय अवतल पृष्ठ का ध्रुव P आप सब जानते हैं, पढ़ाया भी है आपको ढंग से। वक्रता केंद्र C
है। दोनों चीजें आपको बता दिया। इसका ध्रुव इसको ऐसे करेंगे तो सी यहां मिलेगा, आपको कई बार हमने बताया है। तो वही आपको लिखा है, माना S1 PS2 एक अवतल गोलीय अवतल पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। इसका मुख्य अक्ष, इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर, मुख्य अक्ष पर बनता है। तो आपको क्लियर हो गया कि जो O ऑब्जेक्ट रखे थे उसका प्रतिबिंब I बनता है। कहां पर बनता है? मुख्य अक्ष पर बनता है, जो साहब कैसा होता है? आभासी होता है। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या? -u। फिर क्या है? प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी -b। वक्रता केंद्र C से ध्रुव के बीच की दूरी -r है। चिन्ह सहित हम लिखेंगे। ये सब आप सबको क्लियर है। फिर क्या है? पृष्ठ के OA बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब AM है, जिसकी ऊंचाई हमने आपको चित्र में बताया था कितना है? h है। तो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण, अपवर्तन को आप क्या बोलते हैं? अपवर्तन की घटना में आपतन कोण हमने क्या मान लिया है? I मान लिया है। और अपवर्तन कोण क्या मान लिया है? R मान लिया है। अब आगे जरा बढ़ते हैं, कैसे इसको प्रूफ करना है। अब सब जरा समझिएगा। हम एक त्रिभुज लेते हैं, उस चित्र को जरा ध्यान से देखिएगा। तो उस चित्र में जब ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ मिलने वाला है। इस तरीके से ये हमारा O था, जहां पर हमने वस्तु को रखा था। ये क्या था? A था, जो गोलीय पृष्ठ पर जहां पर अपवर्तन की घटना होती है, जिसको हम आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। इस पे क्या था? अब ये प्रकाश की किरण चली थी, इसको हमने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया था। ये क्या हमारा है? C है। तो एक आपको त्रिभुज मिलेगा जिसमें ये अल्फा कोण होगा। वो त्रिभुज कौन सा है? OAC है। और इधर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या था? गामा था। और ये क्या था? हमारा I था। अब इस वाले विचार करिएगा, इस त्रिभुज पर अगर विचार करें तो एक बहिष्कोण प्रमेय लगती है। और बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि बहिष्कोण जो होता है वो अपने अंताभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब सपोज दैट अगर हम कहें कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? ये कोण भी 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा। अब किसी एक भुजा को बढ़ा देंगे और उस बढ़ी हुई भुजा पर जो कोण बनता है वही त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। तो सपोज दैट BC भुजा को हम x तक बढ़ा देते हैं तो ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाएगा। और बहिष्कोण को अगर हम सपोज दैट y कह लें तो क्या होगा? प्रमेय क्या कहती है हमारी? प्रमेय ये कहती है कि जो बहिष्कोण है y, वो अंतःभिमुख कोण को, इसके पड़ोस वाले कोण को छोड़ दीजिए, शेष दो जो कोण होंगे वही इसके अंतःभिमुख कोण कहलाएंगे। इसका मतलब जो कोण y है वो अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। इसका मतलब 60 + 60 देख लें कितना हो गया? 120 डिग्री। मतलब कोण y जो है वो किस कोण के बराबर होना चाहिए? 120 डिग्री कोण के बराबर होना चाहिए। और साहब समबाहु त्रिभुज लिए थे, ये 60 डिग्री था, तो शेष कितना होगा? 120 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर दो कोणों के युग्म का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। उस नाते y कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। थ्योरम आपके सामने प्रूफ हो रही है। तो ये समझ में आ गया हम सबको कि क्या कि किसी भी बहिष्कोण है, किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अपने अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। आगे समझते हैं। ये चीज अगर आपने समझ लिया है तो आपका प्रूफ बहुत अच्छी तरीके से हो जाने वाला है। अब हम इसमें इस वाले त्रिभुज में देखिए जरा, किस त्रिभुज में देखना है आप सबको? इस वाले त्रिभुज में OAC में हम कौन सी प्रमेय लगाने वाले हैं? देखिए त्रिभुज AOC का बहिष्कोण क्या है? गामा है। देखिए इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, इस OA भुजा को, OC भुजा को, इस OC भुजा को ही तो बढ़ाया गया है और इस पर बढ़ा हुआ कोण जो बना है वो क्या बना है? गामा बना है।
तो क्या होगा, ये गामा जो होगा वो अंताभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होंगे, इसके अंताभिमुख कोण होंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, जो गामा है वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। किस प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से हमने निकाला है। तो यहां से आई बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, और क्या किया, समीकरण 1 दे दिया। इतना क्लियर हुआ होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, यहां से आर भी निकालना है। तो इसके आगे आपको जो मिलेगा उस वाले पे हम चर्चा करने वाले हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे वाले में देखेंगे तो क्या मिलेगा, जो हमारा गामा होगा, इस जो हमारा गामा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस बार बीटा प्लस आर के बराबर होगा। वो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज आपके सपोर्टेड, ये आपके सामने मैं फिर से बना देता हूं। देखिए ये इस तरीके से होगा, ये आई है, ये ए है, ये सी है, और ये इसमें क्या हो गया, बीटा हो गया है, ये हमारा गामा हो गया है, ये आर हो गया है। अब कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए आई सी का बहिष्कोण गामा है। ए आई सी इस त्रिभुज का बढ़ी हुई भुजा ये है, इस पे बना हुआ कोण गामा है, मतलब गामा इस त्रिभुज का क्या होगा, बहिष्कोण होगा। फिर यहाँ पर हम प्रमेय लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ बहिष्कोण क्या है, गामा है, अंताभिमुख कोण क्या है, बीटा और आर है। तो यहां से हम आर बराबर निकालें तो गामा माइनस बीटा समीकरण 2 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझाना है, सबसे पहले कहां, अपवर्तन की घटना में हमने क्या बताया था, स्नेल का नियम बताया था। किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ही साहब क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। उस नाते क्या होना चाहिए कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। अब आप सब जानते हो क्या होना चाहिए, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, साइन जो आई है वो लगभग बराबर है किसके, आई के। साइन आर जो है वो लगभग बराबर है किसके, आर के। क्यों, क्योंकि आई तथा आर अत्यधिक छोटे कोण हैं। उस नाते हम मान सकते हैं कि साइन आई लगभग बराबर है आई के और साइन आर बराबर है लगभग आर के। थोड़ा और आपको बताते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद अब आपको केवल कैलकुलेशन करना है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले जाओगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। समझते हैं कैसे, देखो यहां पर मान रखेंगे तो आपने ये क्लियर कर लिया है कि साइन आई जो है उसकी लगभग वैल्यू किसके बराबर है, आई के, और साइन आर की वैल्यू बराबर है लगभग किसके, आर के। उस नाते आई अपॉन आर इक्वल टू N2 बाई N1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 आई इक्वल टू N2 आर, N1 आई इक्वल टू N2 आर। अब समीकरण 1 व 2 में क्या है, आई और आर के मान रखने पर हम जो समीकरण 1 और 2 बनाया था उससे आई और आर के मान निकालने थे, उन आई और आर के मान रखने हैं। क्या हो जाएगा, N1 गामा माइनस अल्फा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। अंदर गुणा कर लीजिए तो N1 गामा माइनस N2 अल्फा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब क्या हुआ, देखिए ये हो जाएगा माइनस N1 अल्फा, ठीक है ना, N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इजिकल टू N2 गामा माइनस N1 गामा। क्यों, क्योंकि यहां से हमको गामा क्या करना है, कॉमन निकालना है। इसको प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया, क्या हो गया N2 बीटा माइनस N1 अल्फा।
यहां से देखो दोनों से थ्रू आउट गामा कॉमन हो गया, क्या बचा N2 माइनस N1 और समीकरण इसको कर दिया T। अब जरा देखिए त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AMO में, ठीक है ना। उसमें अगर हम त्रिभुज AMO में देखेंगे तो यहां से tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, उस नाते निकलेगा H अपान OM और OM लगभग बराबर है किसके, OP के। तो tan अल्फा बराबर निकल आएगा H अपान OP और जो tan अल्फा की वैल्यू है वो लगभग किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, उस नाते किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। इसलिए अल्फा बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, अल्फा इक्वल टू निकल के आएगी माइनस H अपान U। जब ये निकल के आई हमारी अल्फा की वैल्यू तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, इस वाले त्रिभुज में AMI में tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा इक्वल टू निकलेगा H अपान IM। आप सब जानते हुए LAL बटे KKA से ये tan का रेशियो बनता है लंब बटे आधार, तो यहां से निकालेंगे तो बीटा बराबर जो निकलेगा H अपान माइनस V निकल आएगा, माइनस H बाई V निकल के आएगा। इसी प्रकार इसमें से गामा की वैल्यू निकालेंगे तो गामा वैल्यू हमारी निकल आएगी कितनी, गामा की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकल आएगी, थोड़ा समझिएगा, गामा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी हमारी, गामा की वैल्यू निकल आएगी H अपान R और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। अब देख लीजिए समीकरण 3 में हम किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख सकते हैं। अब अल्फा बीटा गामा की यहाँ पर वैल्यू हमको रखना है तो क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू देख लो क्या निकला, H अपान माइनस B। N1 किसकी वैल्यू निकलना है, गामा की H अपान बीटा की H अपान U, ऐसी देख लीजिएगा। और ये किसकी वैल्यू निकली है, H अपान R गामा की वैल्यू, तो ये गामा की वैल्यू रख दिया N2 माइनस N1। इसके अंदर गुणा करोगे तो N1 माइनस N2H बाई B प्लस इसके में भी गुणा करोगे N1H बाई U, इसके अंदर गुणा करोगे माइनस H बाई R। अब देखिए इसमें से थ्रू आउट H कॉमन हो गया तो H गुणा नहीं करना है, इसमें H कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा आपका N1 अपान U माइनस N2 अपान B इक्वल टू 1 अपान R हो गया ना। तो इसके बटे में R ला सकते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन भी ले लेंगे अगले उसमें तो N2 माइनस N1 बाई R और ये माइनस लगा हुआ, यहां से देखो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ तो ये प्लस हो जाएगा तो N2 बाई B ये माइनस का हो जाएगा, इसको लिख लिया N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। इतना आपका हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना है जो ये दे रखा है, यहाँ देखो ये लिया थे आपका प्रूफ N2 बाई B माइनस N1 बाई इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। अब अगर इसको लिखना चाहे, जबरदस्ती कॉमन लेना चाहे इसको N1 को, तो क्या होगा, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म के बटे में ये पहुंच जाएगा तो N2 बाई N1 बाई B माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R। अब क्या मान लिया, यदि N2 बाई N1 इक्वल टू क्या हो, N हो तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिख सकते हैं भाई, N2 बाई N1 इक्वल टू क्या मान लिए N, तो इसकी जगह पे N रख लो तो N अपान B माइनस 1 अपान U इक्वल टू N माइनस 1 बाई R। और यही क्या है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रूफ था वो आज हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय अवतल दर्पण से कुछ अन्य प्रूफ आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप सब तैयारी कीजिए। अगर कोई प्रूफ आपको पूछना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा।